एक माँ अपने बच्चे की परेशानी नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। अब भला यह ढोंग करने में छोटी बहू कैसे पीछे रहती। वह भी माँ का हाथ पकड़ अपनी चालाक मुस्कान अपने शातिर चेहरे के पीछे छुपाकर बोली, हाँ माँ जी, बस एक गौरव का प्रमोशन हो जाए और बड़े भैया फ्लैट ले लें, फिर हम साथ साथ रहेंगे। बच्चों के बातों ने आशा जी के दिल के ना जाने कितने टुकड़े कर दिए थे, परंतु अपने दिल के एक एक टुकड़े को फिर से समेटकर आशा जी ने जरा से होंठ खोले। पर बेटा, तुमने वादा किया था कि इस बार मुझे और अपने पिता को साथ लेकर जाओगे। आशा जी अब खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती हैं। पत्नी के रोने की आवाज़ सुनकर देव कुमार जी भी कमरे में आ जाते हैं। पत्नी का रो रो कर बच्चों के सामने गिड़गिड़ाना और बच्चों का यूं मुंह फेर कर खड़े रहना उन्हें सब कुछ समझा देता है। आखिर वो पिता हैं, अपने बेटों की आंखें वह कैसे ना पढ़ पाते। पिताजी, माँ तो बिना वजह रोने लग गई। आप तो समझदार हैं, कम से कम आप तो समझिए कि हम अभी आपको अपने साथ रखने के लिए सक्षम नहीं हैं। हम धीरे धीरे प्लानिंग कर रहे हैं ना। आप दोनों को तब तक यहाँ रहने में क्या दिक्कत है? सौरभ ने पिताजी की तरफ देखते हुए कहा। देवकुमार जी पत्नी को चुप कर आते हैं और बोलते हैं, बेटा, दिक्कत तो हमें यहाँ भी कुछ नहीं है, परंतु तुम्हारी माँ का तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। गौरव बड़े अपमानजनक लहजे में पिताजी की बात का जवाब देते हुए कहता है, तो पिताजी, बड़े शहर की चकाचौंध में मन लगाना ही क्यों है? यह उम्र तो भगवान में मन लगाने की है। देव कुमार जी बेटे की बात सुन चुप रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ चुका था कि हमने अपनी संतान से गलत उम्मीद लगा ली है। परंतु आशा जी बेटों के सामने रोते गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटा, मुझे यह घर तुम लोगों के बिना खाने को दौड़ता है। मुझसे अकेलेपन की पीड़ा अब बर्दाश्त नहीं होती। भगवान के लिए हमें अपने साथ ले जाओ, हमें अकेला मत छोड़ो। हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा। तुम्हारे पिताजी किचन में गद्दा डालकर और मैं कहीं भी गद्दा डालकर सो जाऊंगी। तुम बस हमें अपने साथ ले चलो। आशा जी रोए जा रही थी, बच्चों के सामने गिड़गिड़ाए जा रही थी, पर वो लोग कहाँ टस्से मस होने वाले थे। देव कुमार जी ने भी उनके बड़े हाथ पैर जोड़े, परंतु दोनों बेटे और बहुएं माँ बाप को रोता गिड़गिड़ाता छोड़ अपना सामान उठा चलते बने। अब वही हुआ जिसका देव कुमार जी को डर था। बेटों के जाने के बाद आशा जी बिल्कुल टूट चुकी थी। उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी चंचलता ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया था। देव कुमार जी जबरदस्ती उन्हें थोड़ा बहुत खाना खिला पाते थे। बस रात दिन अपने बेटों की तस्वीर हाथ में लिए बैठी रहती, ना किसी से बात करती, ना ही देव कुमार जी के साथ कहीं बाहर जाने के लिए राजी होती। आस पड़ोस में जाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो अपने घर में कमरे से बाहर निकलना तक छोड़ दिया था। अब धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। देव कुमार जी ने डॉक्टर को बुलवाकर चेकअप भी करवाए, परंतु सारे टेस्ट नॉर्मल थे। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, पर वो घाव जो दिल पर लगे हों और घाव भी जब अपनी सगी संतान ने दिए हों, ऐसे घाव को नापने के लिए मेडिकल साइंस में कोई टेस्ट नहीं। डॉक्टर को क्या पता कि अपने बच्चों के अपमानित किए जाने से जो चोट दिल पर लगती है, उससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। देव कुमार जी पत्नी को बहुत समझाते, आस पड़ोस में जाकर बैठने के लिए कहते, बाहर जाकर पार्क में वॉक या योग करने के लिए कहते, परंतु आशा जी के जीने की सारी उम्मीदें तो उनके बेटे अपने साथ ले गए थे। देव कुमार जी ने पत्नी की बिगड़ती हालत देखकर और यह सोचकर कि बेटे से मिलेंगी तो अच्छा महसूस करेंगी, बेटी रेणुका को फोन लगाया और कहा, बेटी रेणुका, तुम्हारे भाई जब से तुम्हारी माँ को छोड़कर गए हैं तब से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम मिलने आ जाओगी तो हो सकता है उनके दिल को कुछ करार आ जाए। पिताजी, अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, ऊपर से बच्चों की इम्तिहान सर पर हैं, उस पर बैंक से घर आकर सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता है। आपके लाडले दामाद तो बैठे बैठे बस खाने का ऑर्डर लगा देते हैं। देखती हूँ समय मिलते ही आपके यहाँ चक्कर लगा जाऊंगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कहकर रेणुका ने फोन रख दिया। रेणुका के फोन रखने के साथ ही देव कुमार जी की आखिरी उम्मीद की किरण भी अब खो चुकी थी। परंतु बैठे बैठे देव कुमार जी को याद आया कि उनके एक मित्र सनराइज करके किसी सोशल ग्रुप की बात कर रहे थे, जहां पर उनके जैसे बुजुर्ग लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। देव कुमार जी अपने मित्र से पूछकर इस सोशल ग्रुप का फॉर्म आशा जी के लिए ले आते हैं। ये सोचकर कि बाहर जाएंगी, लोगों से बातचीत करेंगी तो मन बहल जाएगा और तबीयत में भी सुधार होगा।
परंतु आशा जी ने वह ग्रुप ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया। कभी कभी देव कुमार जी गुस्से में पत्नी से कहते कि कब तक शौक बनाओगे बेटों के जाने का, जाने वाले को कौन रोक सकता है, जिन्हें जाना था वो छोड़कर चले गए। परंतु देव कुमार जी के समझाने का आशा जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो जैसे बेटों की यादों से ना निकलने की कसम खा ली थी। ऐसे ही एक दिन आशा जी अपने कमरे की खिड़की पर बैठी अपने बेटों की यादों में गुम थी कि अचानक उनकी नज़र नीचे गली में चादरें बेचती हुई एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी। हाथों में चादरों का बड़ा सा बैग और चेहरे पर बहुत सारी चूड़ियों के साथ एक बड़ी सी मुस्कान लिए वे चादरें बेचने में मगन थी। बड़ी खुश नजर आ रही थी। आशा जी ने उसको देखा तो बड़ी हैरानी हुई। इस उम्र में उसकी खुशी का राज जानने के लिए उसको आवाज लगाई, अरे बहन, ओ चादर वाली बहन, हाँ इधर ऊपर ऊपर देखो, कैसी दी चादरें? आशा जी ने अपनी खिड़की से आवाज लगाकर पूछा। बहन, सिंगल बेड 250 रुपये और डबल बेड 400 रुपये, चादर बेचने वाली बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। अच्छा, मैं नीचे नहीं आ सकती बहन, घुटनों में बड़ा दर्द है। क्या तुम ऊपर आकर मुझे 2-4 चादरों के डिज़ाइन दिखा सकती हो? आशा जी ने उससे पूछा। हाँ जी, क्यों नहीं, हमारा तो जी काम ही है जी, मैं अभी आती हूँ। आशा जी के बुलाने पर चादर वाली बूढ़ी औरत ऊपर आशा जी के पास आ जाती हैं और अपनी चादरें दिखाने लगती हैं। परंतु आशा जी का ध्यान चादरों पर नहीं, उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर बिखरी मुस्कान पर था, उसके चेहरे पर फैले सुकून पर था। बातों ही बातों में आशा जी ने कई सवाल उससे एक साथ पूछ डाले। तुम्हारा नाम क्या है बहन, और तुम्हारी उम्र क्या है? इतनी उम्र में भी तुम काम करती हो, परंतु तुम्हारे अंदर बड़ी ऊर्जा है इस उम्र में भी। आशा जी के सवालों का एक एक करके उत्तर देते हुए चादर वाली बूढ़ी बोली, मेरा नाम कांता है, लोग मुझे चादर वाली कांता ताई कहते हैं। मेरी उम्र 75 साल है और इस उम्र में मेरी ऊर्जा का राज है भगवान की दया से मैं इस उम्र में भी अपने 4 नालायक बेटों पर बोझ ना हूँ। मैं आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि हर रूप से स्वतंत्र हूँ। भगवान ने इस उम्र में भी इतना हौसला, हिम्मत और पैसा दिया है, खुद कमा खा रही हूँ। बस यही है बहन मेरी मुस्कुराहट और ऊर्जा का स्रोत। आशा जी जो बड़ी हैरानी से कांता जी की बातें सुन रही थी, बड़े आश्चर्य से बोली, कांता बहन, तुम तो मुझसे भी 10 बरस बड़ी हो, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ बहन, तो क्या, मेरे 4 बेटों बहुओं के होते हुए भी पाई पाई की मोहताज थी मैं। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए भी तरसती थी। मनहूस मारे चारों ही मुझे दुखी करते थे। फिर मैंने गांव से अपने भांजे को बुलवाया, मेरी बहन नीमू का लड़का, वो मुझे बड़ा ही प्यार करे है। उसी ने मुझे ये चादरों का काम करवा कर दिया है। भगवान भला करे मेरे बच्चे का। बस जब से मैंने काम किया मेरी सारी चिंता दूर हो गई। अच्छी खासी कमाई हो जा काम से और भगवान की दया से रोटी पानी दवाई दारू सबका बढ़िया इंतजाम हो जा, बस और क्या चाहिए जीवन में। मुझे तो इतना पता है बहन कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा मेरे बेटों ने मेरे साथ किया, कल को उनकी संतान उनके साथ करेगी। तब उनको समझ आवेगा नासपिट्टों को कि बूढ़ी माँ बाप का दिल ना दुखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बहन। अच्छा ऐसा करो, एक डबल बेड की हल्के नीले रंग की चादर मेरे लिए निकाल दो। आशा जी ने नीले आसमानी रंग की चादर पर हाथ रखकर कहा। कांता जी के जाने के बाद आशा जी ने नहाकर नई साड़ी पहनी जो देव कुमार जी बड़े प्यार से उनके लिए लाए थे। अपने कमरे में नई चादर बिछाई और खुद भी अच्छे से तैयार होकर देव कुमार जी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कांता जी की बातें आशा जी को वो सीख दे गई थी जो उन्हें अपने खुद के अनुभवों ने भी नहीं दी थी। उनके भीतर अब एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था, क्योंकि जीवन का कड़वा सत्य जिसे वे अब तक पचा नहीं पा रही थी, अब इस सत्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। जैसे ही देव कुमार जी घर आए और इतने टाइम बाद आशा जी को ऐसे देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आशा, ये मैं क्या देख रहा हूँ आज? देव कुमार जी ने हैरानी से पूछा। बस जी, आप ही कहते थे ना कि कब तक शोक मनाओगी, तो बस मना लिया जितना शोक मनाना था बेटे बहुओं का। मैं अब अपने जीवन के सुंदर सुनहरे पल ऐसी संतान की वजह से अब एक क्षण भी और व्यर्थ ना करूंगी। आशा जी ने एक जोशीले स्वर में कहा। फिर बोली, आप मुझे ये बताइए कि जितनी जमा पूंजी हमारे पास है, क्या आप मुझे उसमें कट-पीस सूटों का काम करा देंगे? हाँ जी, क्यों नहीं। कुछ नया करने की कोई उम्र कोई सीमा नहीं होती। मैं तो कब से तुम्हें समझाता हूँ। तुम चिंता ना करो, मैं कल ही बैंक से पैसे निकलवा कर लाता हूँ
और तुम्हारे बिजनेस का इंतजाम करता हूँ। देव कुमार जी ने आशा जी का माथा चूमते हुए कहा। हफ्ते भर में ही आशा जी ने अपने विश्राम कक्ष में अपना कट पीस का काम शुरू कर दिया। अब आशा जी दिन भर ग्राहकों से घिरी रहती। उनका दिन कब शुरू होता और कब खत्म उन्हें पता ही नहीं चलता। प्रतिदिन नए नए ग्राहकों से उनको नया नया अनुभव होता। हर ग्राहक उन्हें एक नई सीख देता। कई ग्राहकों से तो उनका इतना अच्छा तालमेल बन गया था कि वो उनसे अपने सुख दुख की हर बात कर लिया करती। अब उनका मन का कोना जो संतान द्वारा दी हुई पीड़ा से भरा था, अब वो कोना संतुष्टि से भर चुका था। भगवान का दिया उनके पास सब कुछ था। इसीलिए कटपीस के बिजनेस से होने वाली कमाई आशा जी और देव कुमार जी ने हर माह एक वृद्धाश्रम में दान करने का निश्चय किया। उधर ना ही गौरव को अब तक प्रमोशन मिला और ना ही सौरभ नया फ्लैट खरीद पाया। अब जैसे उनके खर्चे थे, ऐसे में और ज्यादा पैसों की जरूरत तो पड़नी ही थी। इसीलिए सौरभ ने प्लॉट का बिजनेस करने का सोचकर अपने भाई गौरव को फोन लगाकर कहा, भाई गौरव, मैं सोच रहा हूँ प्लॉट का बिजनेस करूँ। बड़ा अच्छा खासा लाभ हो जाता है यार। हम अभी तक 9 से 5 के जॉब में घिस रहे हैं और लोग बिजनेस करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। बोल, तू करेगा पार्टनरशिप मेरे साथ? हाँ भैया, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, क्यों नहीं करूँगा पार्टनरशिप। गौरव ने भी एकदम हामी भर दी। फिर बोला, लेकिन भैया इसके लिए तो हमें अच्छी खासी रकम चाहिए होगी ना, कहाँ से लाएंगे हम पैसे? गौरव की बात का उत्तर देते हुए सौरभ बोला, अरे तो बरेली वाला इतना बड़ा घर किस काम आएगा? लेकिन भैया माँ पिताजी उनका क्या करेंगे? गौरव ने उत्सुकता से पूछा। अरे होना क्या है यार, माँ को तू अपने घर रख लेना और पिताजी को मैं अपने साथ रख लूँगा। सौरभ ने कहा तो गौरव फिर बोला, लेकिन भैया गौरी को तो माँ एक आंख नहीं सुहाती, फिर रात दिन के झगड़े कर मेरा दिमाग खराब करेगी वो। देख यार, बिजनेस करना है तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। फिर हम कौन सा हमेशा हमेशा उन्हें अपने साथ रखने वाले हैं। कुछ समय साथ रखकर फिर डाल देंगे किसी वृद्धाश्रम में। सौरभ ने भाई को एक नया आइडिया सुझाया तो गौरव बोला, वाह भैया, आप तो जीनियस हो, कहाँ से लाते हो इतने अच्छे अच्छे आइडिया। तो चलो फिर करा देता हूँ टिकट बुक, निकलते हैं कल सब लोग बरेली के लिए। अगले सुबह की फ्लाइट पकड़ सब लोग बरेली पहुँच जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचकर अपनी माँ को नए बिजनेस के साथ मेरे ग्राहकों के बीच हंसता मुस्कुराता घिरा देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अचानक ही बहू साक्षी के मुंह से निकलता है, अरे वाह, आपकी माँ तो बड़ी चालाक निकली। यहाँ हम बिजनेस करने का सोच ही रहे हैं और यहाँ ये अपने बेटे बहुओं को बिना बताए नया बिजनेस करके भी बैठ गई। छोटी बहू गौरी कहाँ चुप रहने वाली थी, वो भी मुंह बनाते हुए बोली कि देख ली तुम लोगों ने अपनी माँ की ड्रामेबाजी। हम लोग गए थे तब कितना रोना पीटना कर रही थी, जैसे बेटे और पोता पोती के बिना मर ही जाएंगी। और देखो अब यहाँ तो बिजनेस चल रहे हैं, अब देख लो सब अपनी अपनी आंखों से। सौरभ का शातिर दिमाग फिर से चलने लगता है। वह बोलता है, चलो ये भी अच्छा ही है, माँ के बिजनेस के पैसे भी हमारे ही काम आएंगे। माँ तो इतनी इमोशनल फूल है कि एक बार बोलने पर ही सारी रकम हमारे हवाले कर देगी। गौरव बोला, चलो चलकर माँ पिताजी से बात करते हैं। परंतु आशा जी अपने काम में इतनी व्यस्त होती हैं कि उनके पास अब समय कहाँ जो ऐसी नालायक संतान पर व्यर्थ करें। उधर देव कुमार जी भी सबको अनदेखा कर बात करने से मना कर देते हैं। माँ पिता का रवैया देख दोनों बेटे बहुएं बौखला जाती हैं। सौरभ कहता है कि हम भी इन्हीं के बेटे हैं, ऐसे हार नहीं मानेंगे, घर बेचकर पैसे तो लेकर ही जाएंगे। रात भर सभी लोग माँ पिताजी के फ्री होने का वेट करते हैं और रात में फिर से बात करने की कोशिश करते हुए कहते हैं। सौरभ कहता है, पिताजी हमारी बात तो सुनिए, ऐसे भी क्या नाराजगी। देव कुमार जी कहते हैं, कहो किस काम से आना हुआ तुम्हारा। इस पर गौरव कहता है, पिताजी कैसा काम, हम तो आप दोनों को अपने साथ ले जाने आए हैं, क्यों ना हम यहाँ का घर बेचकर बेंगलोर में ही बिजनेस करें। देखिए पिताजी, माँ का बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है, वो भी बरेली जैसे शहर में। सोचो अगर यही बिजनेस माँ बेंगलोर में करती तो लाखों में खेलेंगे हम लोग, लाखों में। आशा जी जो अब तक चुपचाप सबकी घटिया बातें सुन रही थी, खड़ी हुई और खींचकर जोरदार तमाचा गौरव के गाल पर जड़ दिया। तो सौरभ अपना हाथ गाल पर रख 2 कदम पीछे हट गया, परंतु वो आशा जी की पहुंच से बाहर ना था।
आशा जी ने आगे पर हवा में हाथ लहराते हुए 2 चमाचे सौरभ को जड़े। सास का रुद्र रूप देखकर दोनों बहुएं भी सकपका गई। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि तुम लोगों को याद करके आंसू बहाकर मैं अपने प्राण त्याग दूंगी? निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे ही प्राण ले लूंगी आज। ऐसे स्वार्थी नालायक संतान की तो मैं शक्ल भी ना देखूं अब। जिस आशा से तुम मिलने और अपने स्वार्थ की पूर्ति करने आए हो, वह आशा को मैंने कब का मार दिया है। यह एक नई आशा है जिसको अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस मंशा से तुम यहाँ आए हो, तुम्हारी वो मंशा सपने में भी पूरी नहीं होगी। यह घर मैंने और मेरे पति ने कड़ी मेहनत से बनाया है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ना ही तो मैं ये घर बेचूंगी और ना ही तुम्हें एक फूटी कौड़ी मिलेगी। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। गौरव, सौरभ और दोनों बहुएं भी देव कुमार जी और आशा जी से उनके पैरों में गिरकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं, परंतु आशा जी निश्चय कर चुकी थी, अगर तुम जैसी औलाद को हमने माफ कर दिया तो यह सिर्फ हमारे साथ ही नहीं बल्कि उन हजारों लाखों माता पिता के साथ नाइंसाफी होगी जिनको तुम जैसे स्वार्थी और क्रूर बच्चे बुढ़ापे में अकेला छोड़ देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आशा जी ने बड़े दृढ़ स्वर में कहा। सभी लोग अपना सा मुंह लिए चलते बने और अब आशा जी और देव कुमार जी अपने छोटे से बिजनेस के साथ अपना जीवन सुखी सुखी जीने लगे। दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।